ही ज्यादा हम उनको भी समझ पाएंगे और वो हमको समझ पाएंगे। सारे दुश्मन नहीं होते, सारे खराब नहीं होते। बहुत से गैर मुस्लिम हमारे यहाँ आते हैं, बहुत अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। डायलॉग इसी चीज का नाम है, हम डायलॉग को प्रमोट करते हैं। आप जब मुसलमान भाई हमारे पास आते हैं तो अक्सर रफे यदैन करना जायज है कि नहीं, आमीन बिल जहर कहें कि नहीं, पानी के अंदर कुछ गिर गया तो वजू करें कि नहीं, आप वही सवालात मेरे पास लेकर आएंगे जिनका मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं हमेशा ये कहूंगा मैं फिक्ही सवाल को एंटरटेन नहीं करता। तो क्या फायदा होगा कि आपने जो है बैक स्टेज को घेर लिया। तो इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि प्लीज आप सब्र करें और देखें, इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा और इससे इफादियत ही इफादियत होगी बिइज़्निल्लाह ताला। अब मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूं। अच्छा मुफ्ती साहब, वो एक बात मैं कह दूं, हो सकता है कि उसमें आप थोड़ा डिफर करें, लेकिन मैं अक्सर ये नोट करता हूं कि अगर हमारे कोई मुसलमान भाई आ भी जाते हैं तो मैं पहले ही बोल देता हूं, मुझे पता है आप लोग मोहब्बत में बोलते हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, हम एकदम फिट हैं। तो होता है ना वो स्टार्टिंग में ही वो थोड़ा सा वो हम हमारी वो पूछ लेते हैं, हालांकि उनका प्यार होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें भी डिले हो जाती है, बात टाइम लेता है। अच्छा, एक चीज का और मुझे जिक्र करना था, मैं भूल जाऊंगा अगर मैंने लिंक पब्लिक कर दिया। कल मेरे पास एक लिंक फॉरवर्ड होकर आया, आतिफ रैयान साहब ने भी भेजा, एक साहब और हैं उन्होंने भी भेजा। कोई डिबेट हुई महेंद्र पाल आर्या की किसी साहब से, मैं उनसे वाकिफ नहीं हूं, वो डिबेट भी मैंने नहीं देखी। वो हिस्सा छोटा सा काट कर वीडियो से वो मुझे भेजा गया। उसमें महेंद्र से पूछा गया कि आप मुफ्ती यासिर से डिबेट कब करेंगे। तो महेंद्र कहता है कि मुफ्ती यासिर मुझसे डिबेट नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया है। ओ भाई, मना कब किया है? जरा वो वीडियो दिखा दो कि जिसमें हमने मना किया हो कि नहीं महेंद्र से डिबेट नहीं करेंगे। हम तो 4-5 साल से तुम्हें तलाश कर रहे हैं भाई, तुम भागे किधर हो, किस बिल में छुपे हुए हो। एक मरतबा ऐसा मौका आया कि मैंने जब डिबेट का चैलेंज दिया और महेंद्र के पास कोई वजह नहीं थी उसको डिनाई करने की, तो उसने ये कहा कि 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि रामलीला ग्राउंड में मुनाजरा होगा, यानी डिबेट कहां होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। सारी बकवास ऑनलाइन हो रही है, वीडियो बन रही ऑनलाइन, ठीक है, सारी गुफ्तगू ऑनलाइन चल रही है। डिबेट होगी रामलीला ग्राउंड में। अब यानी यहां से मैं सफर करके रामलीला ग्राउंड पहुंचूं और भक्तों को के सामने अपने आप को पेश कर दूं कि लो भाई कर लो मॉब लिंचिंग, यानी ये चाह रहा है वो। तो पहली शर्त तो उसने ये रखी। दूसरी शर्त ये लिखी कि ये लिख कर दो कि अगर आप हारे तो आप आर्य समाज कबूल कर लेंगे, हिंदुइज्म कबूल कर लेंगे, मैं हारा तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये अच्छा, अब सवाल ये है कि इसका फैसला कौन करेगा? रामलीला ग्राउंड में अवाम फैसला करेगी या जज फैसला करेंगे कि कौन जीता कौन हारा? तो ये सारे के सारे ड्रामेबाजी बंद करो। तुम अगर एक आम चैनल के ऊपर चले गए, मैंने इत्तेफाक से देखा कि उस चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं शायद 12-13 हजार थे, यानी कोई बहुत ज्यादा नॉन चैनल नहीं था। मैं उन साहब से भी वाकिफ नहीं हूं कि वो दाई हैं, डिबेटर हैं, क्या हैं, आई डोंट नो हिम। हो सकता है कि वो बहुत नॉलेजेबल बंदे हों, अहले इल्म में उनका शुमार होता हो, लेकिन मैंने बहरहाल उनको पहली मरतबा देखा है और उनकी गुफ्तगू सुनी भी नहीं है, महज उनका चेहरा ही देखा है। तो आप अगर उनके चैनल पर जा सकते हैं तो भाई मेरे चैनल पर आने में क्या मसला है? किस चीज का डर लग रहा है? क्यों रामलीला ग्राउंड की शर्तें लगाई जा रही हैं? तो यहां पर मुनाजरा करने के लिए आओ, कोई मसला नहीं है, तो तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा। और ये कि जी मुफ्ती यासिर ने मुझे बड़ा ज्ञानी कहा है, आई डोंट नो कब कहा है, लेकिन सवाल ये है कि ज्ञानी होना हकदार होने की दलील नहीं है, यानी इस बात की दलील नहीं है कि आप हक पर भी हैं। हो सकता है कि आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान हो और उस एतबार से आप ज्ञानी हो। इबलीस भी ज्ञानी था, शैतान बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन आखिर को शैतान ही रहा, आखिर को इबलीस ही रहा, आखिर को गुमराह ही रहा। और न सिर्फ ये कि खुद गुमराह हुआ बल्कि दूसरों को भी गुमराह किया। तो बहुत सी मरतबा ज्ञान का गलत इस्तेमाल लोगों को गुमराह कर देता है और वही आप ये हरकतें कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये मेरा पैगाम था। उसके बाद इस पे मैं ऐड करना चाह रहा था, कल वाली डिबेट में जो उनके मैंने कमेंट में ही उनसे एक सवाल पूछा था पंडित जी से कि भैया वो कहते रहते हैं कि अगर तख्त बड़ा है खुदा का तो खुदा बड़ा है, तो तख्त पे तो खुदा बैठता है, तो तख्त उससे भी बड़ा होगा। तो मैंने उनके ही जो वेद भाष्य लिखे गए हैं पंडितों ने, उनसे ही मैंने दिखाया कि ये आपके वेद में भी तो ये लिखा है कि सबने मिलके जो है वो खुदा के लिए सिंहासन रखा। तो वो मुकर गए वहां पे। तो मैं चाह रहा था कि मैं वो वहां पे यहाँ से रेफरेंस दिखा दूं, अगर आप इजाजत दे तो। ठीक है, दिखा दीजिए क्विकली।
इतने आप दिखाएं, मैं जरा लिंक पब्लिक कर रहा हूं जी। ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स, ये लिंक आपके पास आ गया है। जी, ये स्क्रीन ले लीजिए। अच्छा, ये है अथर्ववेद का, अथर्ववेद का कांड नंबर 15। आप इसको ओपन कीजिए आतिफ भाई, इसको ओपन कीजिए और थोड़ा जूम कीजिए। अब हजरत, ये मेरे से जूम नहीं होगा, ये टेलीग्राम पे, इसको किस तरह से जूम किया जाएगा? इसको मतलब इसको क्लिक कीजिए, अंदर दाखिल होइए, ओपन कीजिए इसको, फोटो के अंदर जाइए। हाँ, उसको एक मतलब क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे आप। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। अच्छा, तो ये अथर्ववेद का है, ये मैंने बता दिया 15:3:1 और 1 से 3 तक। यहाँ पे लिखा गया है कि सब हितकारी परमात्मा के लिए, सब समूहों के हितकारी परमात्मा के लिए सिंहासन उन्होंने मिलकर रखा। यहाँ पे 1 से 3 तक है सारा कच, कि वो वर्ष भर तक खड़ा रहा, फिर उसके बाद किस किस तरह से उनने लोगों से कहा कि मेरे बैठने के लिए कोई सिंहासन बना दीजिए, देवताओं से कहा। तो ये पंडित क्षेमकरण दास जी का, पंडित क्षेमकरण त्रिवेदी जी का भाष्य है। तो यहाँ पे वो उस सुबह कल मुकर रहे थे कि नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, तो ये मैंने रख दिया सामने। जी बस, शुक्रिया। आपका माइक म्यूट है, आपका मुफ्ती साहब, आपका माइक म्यूट। ओके, मैं ये कह रहा था कि ईश्वर ने अपना जो सिंहासन है या अर्श है वो खुद भी नहीं बनाया, बल्कि देवताओं से बनवाया। जी, अकॉर्डिंग टू क्षेमकरण दास जी। जी हाँ, ये बड़ा मसला है जी। अच्छा जी, तो चलें कॉलर्स ले लेते हैं इंशाअल्लाह। हजरत, मैं आपकी ज्ञानी वाली बात पर हल्का सा कमेंट करूंगा। आपने मजाक में कह दिया, और सीरियस में ले लिए। दूसरी बात ये कि हजरत, आपने सिर्फ गयानी भी ना कहा है, आपने तो और भी बहुत सारी बातें कही हैं। हाँ, वो भी मान, गयानी मानना तो दूसरी चीज भी मान लीजिए। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आई। हमारे यहाँ के जो खोटे सिक्के हैं ना, साजिद रशीदी जैसे, उन्होंने ही इसको एक्सपोज कर दिया था। इससे पूछा था कि नमाज जनाजा पढ़ के दिखा, अगर तू ये दावा करता है कि तू एक्स मुस्लिम है, तू किसी जमाने में इमाम रहा है, तो बता नमाज जनाजा कैसे होती है। ये जवाब नहीं दे पाया था। तो साजिद रशीदी जैसे, मैं अलल ऐलान उसको खोटा सिक्का बोलता हूं बाय द वे, उसकी हरकतों की वजह से, वो अगर तुम्हें एक्सपोज कर सकता है, तो अगर पढ़े लिखे लोग आ जाए तो तुम्हारा क्या असर होगा भाई? ऐसे लोग तो हजरत डिबेट की भी लायक नहीं, हमारे कमेंट के अंदर कमेंट में एक्सपोज हो जाने वाले हैं, ऊपर आने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इंडियन को। जी भाई इंडियन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल था, जो इंसान मुर्तद बन जाते, फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तौहीन करते, उनके लिए हम हिदायत की दुआ कर सकते हैं क्या, या फिर लानत या नफरत करना जायज है? हिदायत की दुआ तमाम कुफ्फार के लिए की जानी चाहिए, चाहे वो कितने ही सख्त काफिर क्यों ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अबू जहल और अबू लहब के लिए भी हिदायत की दुआ की है। तो अपने तमाम जो दुश्मन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो जान के दर पे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ करते थे। तो हिदायत की दुआ तो सबके लिए है। तो हम उनके लिए दुआ करें तो हम गुनहगार तो नहीं हो सकते ना? मतलब बिल्कुल नहीं, तौहीन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तौहीन वो कर रहे हैं तो वो अल्लाह देखेगा, अगर वो मर गए इसी हाल में। लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी ये है, जाहिर है कि हम कानून अपने हाथ में तो नहीं ले पाएंगे। कानून को अपने हाथ में लेना ये दुरुस्त नहीं है। ये इस्लामी रियासत का काम है कि वो उनको किस तरीके से डील करे और किस तरीके से सजा दे। आम मुसलमान इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा ये है कि वो हिदायत की दुआ कर सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा भाई, सिर्फ नॉन मुस्लिम ज्वाइन करें प्लीज। लेकिन बहरहाल ये सवाल अहम था और वो सिस्टर थी, इसलिए मैंने उनके सवाल को एंटरटेन किया। जी भाई अदिन और एडिन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुफ्ती साहब, क्योंकि अभी पैलेस्टीन का इशू चल रहा है और आप हदीस के मैटर पर एक्सपर्ट हैं, इसलिए आपसे हमें सवाल कर रहे हैं। अभी आपने ऐलान नहीं सुना मेरा? अनलेस ये कि आप ये कह रहे हैं कि आप नॉन मुस्लिम हैं। नहीं, नॉन मुस्लिम नहीं है। तो अभी मैंने ऐलान किया ना, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए आज की इंशाअल्लाह।
ठीक है, आज के लिए सब्र कर लें, सिर्फ नॉन मुस्लिम भाई ज्वाइन करें, मुस्लिम भाई अपने आप से ही मौका दे दें इनको। आज जैसे सब कुर्बानी आपकी वहाँ जाती भी कुर्बानी है आज आपकी। मैं तो चाह रहा था कि आप अपनी तस्वीर लगाते, या आपने खंजीरों की तस्वीरें कहाँ से लगानी शुरू कर दी? प्रो ज़ायनिस्ट सुन्नी, ये कोई फिर से ऐसी अकाउंट पैरोडी, पैरोडी अकाउंट है मुफ्ती साहब, छोड़ दो। अच्छा जी, चलें जी, तो इसको आतिफ रैयान साहब इसको निकाल दीजिए, सिंपल पर्सन। पकड़ लिया, 1 मिनट। हाँ भाई, सिंपल पर्सन, ये सुन्निया में। हेलो, मुसलमान है? हेलो, मुसलमान है? सिंपल पर्सन को बाहर कर दें। मोइन साहब आप देखें भाई, अब यही करना पड़ेगा कि जो गैर मुस्लिम है मैं सिर्फ उनको रखूंगा, जो मुसलमान नाम से जो हमें पता चल रहा है मुसलमान है, हम उनको आज किक आउट कर देंगे, अगली मर्तबा आप किसी बताएं। अच्छा जी, तो विकास शुरू हो चुकी है जी। सबको नमस्कार जी भाई, बोलिए क्या हाल चाल है? मेरा ठीक है, आप लोग कैसे हो? सब बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपका आज इजराइल का मुद्दा था, मैंने आपका वीडियो सुना जी, तो उसी पे कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। फरमाइए जी। इजराइल का जो हिस्ट्री जहां तक मैंने पढ़ा है जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ मुफ्ती साहब जी, कि क्या कोई किसी को जमीन बेच सकता? मान लीजिए मैं किसी का प्रॉपर्टी खरीद लिया, सही, और उसका बेटा या उसका पोता आके मुझे बोले, ग्रैंडसन आके बोले कि यार मुझे ये मेरा जगह है, तो क्या उसका कोई राइट बनता है? दोबारा बोलें। एक आदमी ने अपनी जमीन सपोज कीजिए मेरे दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी, एक काम करें, सपोज ओपोज को छोड़कर इसराइल फलस्तीन के मुद्दे पर ही वहीं की मिसाल दें, वहीं से मिसाल। एक्चुअली मैं वहां क्या हुआ था और अब क्या ये हुआ था कि फिलिस्तीनियंस ने ज्यूज को, यहूदियों को अपना जमीन बेचा। ठीक है, इससे आप एग्री करते हैं? ठीक है, आगे बोले, फिर नहीं एग्री करते, अगर एग्री नहीं करेंगे तो ये टॉपिक ही नहीं करेंगे, अगर एग्री नहीं करते तो फिर आगे इस पर बात ही ना हो। एक आध प्लाट बेचने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा मुल्क उनके नाम लिख दिया था। देखिए सर, ये आप और हम डिसाइड कर सकते हैं कि जब, अब एक बात बताइए, मुसलमान हिंदू दोनों इंडिया के अंदर रहते हैं, कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि आप मुसलमान का प्लाट ले लेते हैं, कोई मुसलमान हिंदू का प्लाट ले लेता है, खरीद फरोख्त होती है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही वहां हुई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मान लो अगर मुसलमान को आपने अपने प्लाट बेच दिए और हम ये कहने लगे कि आपने अपने प्लाट बेच दिया, अब हुकूमत हमारी, क्या ये सही होगा? नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि 1948 में जब उसके बाद उनका अपना एरिया के हिसाब से, आज कुछ बेवकूफ लोग बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, अखंड भारत चाहते हैं, जिसका मैं कट्टर विरोधी हूँ। मुझे नहीं चाहिए अखंड राष्ट्र, अखंड हिंदुस्तान या अखंड भारत। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे, हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं हिंदू राष्ट्र का। ठीक, हिंदू राष्ट्र से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र से बताइए क्या फायदा होगा? नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आप बताएं कि क्या कोई नुकसान है क्या? हमको तो कोई फायदा ही नहीं नजर आता है, क्योंकि हिंदू तो आज से नहीं हजारों सालों से सेकुलर रहे हैं। अगर वो हिंदू राष्ट्र भी हो तो भी सेकुलर ही है, अगर वो सेकुलर कंट्री है तो भी सेकुलर ही है, तो वो हिंदू राष्ट्र से कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मैं इसीलिए कोई फेवर में ही नहीं हिंदू राष्ट्र का। वेरी गुड। अब मैं आता हूँ आगे के मुद्दे पे कि 1948 में जब इजराइल और फिलिस्तीन का एक कंट्री बन गया, सबसे पहला और फिलिस्तीन का कंट्री बन गया 1948। दोनों का बंटवारा हो गया, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, अच्छा है ना। और उसके बाद अगर इंडिया जाके उस पर अटैक करे और बोले कि ये मेरा जगह है, मुझे दे दो, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। वैसे फिलिस्तीन ने तो सबसे पहले अटैक किया था इजराइल के ऊपर। अच्छा, चलें, अब एक बात बताइए कि 1948 में जो इजराइल वजूद में आया वो किस तरीके से आया? किस तरीके से आया? उनका अपना लैंड था कुछ, और उसके बाद जब बंटवारा हुआ, जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो बंटवारा किस तरीके से हुआ, कहां से? ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, ब्रिटिशर का उसके ऊपर कब्जा था, किसके ऊपर? फिलिस्तीन के ऊपर। उन्होंने अब एक बंदर ने दो लोगों के दरमियान या दो एंटिटीज के दरमियान तकसीम की। बंदर और रोटी की तकसीम की मिसाल आपको मशहूर पता ही है। तो ब्रिटिश ने बंदर बांट किया, इधर की जमीन उठाकर उधर दे दी। अब आप इसको जस्टिफाई करते हैं? यानी
अच्छे खासे लोगों की जमीनें हैं, उनको कहा कि नहीं इन जमीनों को खाली करो, अब यहाँ पर एक इसराइली सहयूनी ज़ायनिस्ट रियासत कायम होगी। क्या ये दुरुस्त है? सर यही तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ हुआ, अफगानिस्तान के साथ हुआ, बर्मा के साथ हुआ। हाँ तो गलत हुआ। आज उसको गलत हुआ तो आप क्या है, अखंड भारत के सपोर्टर है आप भी? जी, मैं तो जो बीजेपी के एजेंट्स है, बीजेपी के जो एजेंट्स है वो बोलता है अखंड भारत का सपोर्टर हूँ भाई। तो अखंड भारत के सपोर्टर है तो फिर अखंड फिलिस्तीन बनाइए फिर। तब इसमें मैं सबसे पहले तो आपको सबसे पहले आपको तो होल्ड ऑन, मैं तो भाई आप जिससे बात कर रहे हैं मैं तो अखंड भारत के हक में हूँ, हमेशा से इसी पर बात करता हूँ कि भारत एक होना चाहिए, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, बल्कि और आगे तक। सर तो इस पे तो आपको वीडियो बनाना चाहिए था। और मैं तो कितनी मर्तबा कह चुका हूँ। सर आप एक कहें, आप एक बात समझिए कि जब हमारे घर में ही खुद प्रॉब्लम्स है और हम दूसरों के घर में जाके झांके तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। जब आप अखंड भारत के ही फेवर में हैं और आपको चाहिए अखंड भारत, तो आपको तो सिर्फ अखंड भारत पे बात करना चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन से हमको क्या लेना देना फिर? ये क्या बात हुई? भाई अखंड भारत भी तो इसी दुनिया में है, तो दुनिया में जो भी मामलात हो रहे हैं और आज के जो ग्लोबल विलेज में जरा सा भी कहीं वाकया होगा तो सारी दुनिया में लोग मुतासिर होंगे। तो हर एक आदमी को हक है कि वो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात करे। ये तो कोई बात ना हुई कि आपके घर में अगर मसला है सब अपने घर ही में सोचते रहो, बाहर के किसी मसले को कभी डिस्कस न करना, पहले तो हम लोग का असर आपके ऊपर ही क्यों ना हो। ये तो गलत। पहले तो हम लोग तो अपने मसले पे ज्यादा डिस्कस करें ना। अगर हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन पे बात करते हैं एक बार तो हम लोग को कम से कम 10 बार। आपको शॉकिंग इसलिए लगा होगा क्योंकि आपको पहली मर्तबा मेरी ओपिनियन पता चली। मैं तो अखंड भारत के हक में हूं और ये मैं एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा कह चुका हूं। ठीक है, अब रही ये बात कि आज के दौर में हम इसराइल फलस्तीन की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त जो करंट अफेयर है पूरी दुनिया में हर आदमी इसी पर बात कर रहा है, क्योंकि हर आदमी उससे मुतासिर है, चाहे वो इमोशनली मुतासिर है या फाइनेंशियली मुतासिर है। भाई आप मसलन मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर आप वेस्ट में रहते हैं तो आपके टैक्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त आपकी हुकूमतें इजराइल को फंड कर रही हैं, तो हम लोग मुतासिर हैं इस चीज से, इसलिए हम आवाज उठाते हैं। अगर आप कहीं ईस्ट में हैं तो हो सकता है कि आपको इमोशनली किसी एक से ताल्लुक हो, चाहे वो फलस्तीनियों से ताल्लुक हो या इजराइलियों से ताल्लुक हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली इजराइलियों के हक में हैं। तो हर एक आदमी किसी ना किसी तरह मुतासिर है और जब वो मुतासिर होगा तो उस पर बात करना उसका हक है। मैंने आपका कहने का मतलब है कि कोई अगर फिलिस्तीन के फेवर में बोल रहा है तो उसको इस्लामिक जिहाद ना बोला जाए और जो इजराइल की तरफ से बोल रहा है उसको इस्लामोफोबिक ना बोला जाए, यही तो ना। तो मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैंने आपका बात सुना कि आपने जो बोले बात करने का हक है। दैट्स द पॉइंट। तब ठीक है, तब हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा कि हमें बात करने का हक है जियोपॉलिटिक्स का या कहीं भी अगर जंग हो रही है, चूंकि हम उसके मुतासिर हैं, चाहे इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो। आप भी हैं, हम भी हैं। दैट्स द पॉइंट। माफी चाहता हूं, मैं आपका वीडियो बहुत देर पहले से देख रहा था, अभी मेरे साथ नहीं, इससे पहले जो बात कर रहे थे उसमें बताया कुछ इस्लामिक फोबिक इजराइल का फेवर कर रहे हैं। तो ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं इस्लामिक फोबिक, है ना, तो या तो वो इस्लामिक फोबिक वो नहीं है या तो आप इस्लामिक जिहादी। मुझे एक बात बताइए, क्या गज्जा के ऊपर जो बमबारी हुई है उस पर एक दूसरे को मुबारकबाद देना और ये कहना कि ये दिवाली का जश्न है, ये इस्लामोफोबिया नहीं है? नहीं, इस्लामोफोबिया नहीं, ये जाहिलियत है। उसी को हम इस्लामोफोबिया कहते हैं। आप जाहिलियत कहते हैं, हम इस्लामोफोबिया कह देते हैं। सर लगभग कई तो अंतर है। वरना इस्लामोफोबिया होता ही जिहालत की बुनियाद पर है। जिस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी आप इस्लामोफोब को ही रहेंगे। ठीक, अरे पूरा क्वेश्चन आंसर तो लीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इस्लाम के नाम पे फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास ने सबसे पहला अटैक किया, हर बार फिलिस्तीन का रिकॉर्ड है। हमास का वजूद 2005 से बल्कि 90 से पहले नहीं था। 1980s हम तो 1948 से फलस्तीनियों के कॉज की हिमायत कर रहे हैं। और न सिर्फ ये कि हम कर रहे हैं, वाजपेयी जी भी कर रहे थे जब वो जिंदा थे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं खुद फिलिस्तीन के फेवर में हूँ। मैं मेरा बात पूरा होने दीजिए। आप नहीं है सर, आप नहीं है। एक बात बताइए, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। आपने नेतन्याहू का इंटरव्यू जो जॉर्डन पीटरसन के साथ हुआ था, आपने यकीनन अगर नहीं सुना तो सुन लेना। उसमें जॉर्डन पीटरसन ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या 2 स्टेट की जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। मुझे उम्मीद है कि आप चूंकि सेक्युलर हैं तो हो सकता है कि आप 2 स्टेट थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि चलो यही सोल्यूशन सही है, लेकिन नेतन्याहू एज ए प्राइम मिनिस्टर ये बयान दे रहा है कि हम ऐसे किसी भी 2 स्टेट सोल्यूशन के हक में नहीं है कि जहां पर फलस्तीनियों को मुकम्मल अथॉरिटी हो। अगर उन्हें हमारे साथ रहना है एज ए रियासत, एज ए स्टेट, तो ताकत यानी आर्मी हमारी होगी, फौज हमारी होगी,
इकोनॉमी हमारी होगी। आप बस ये कि लोकल जैसे मेयर होता है ना किसी इलाके का चेयरमैन, कि भाई चलो ठीक है गलियां सफाई सुथराई बिजली पानी इसका देख लिया, बाकी रहेगा सब कुछ हमारा कंट्रोल। इसको आप 2 स्टेट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है सर, आप बोल रही है, मैं बोल रहा हूं। नेतन्याहू ने यह कहा कि उनको अगर रहना है, उनको अगर रहना है, होल्ड ऑन, उनको अगर रहना है तो हमारे साथ ही रहना होगा। क्या मतलब? यानी अंडर इजरायली ऑक्यूपेशन ही रहना होगा। तो फिर 2 स्टेट सोल्यूशन तो रहा ही नहीं ना। सर एक बात बता रहा हूं मैं कि आपने जो वीडियो का क्लेम किया है, पहला बात वो वीडियो मैंने देखा नहीं, और नेतन्याहू तो शुरू से लेके लास्ट तक यही बात बोलता है कि मैं 2 नेशन थ्योरी के फेवर में हूं। क्यों भाई? 2 स्टेट थ्योरी के फेवर में हूं। आप में से किन लोगों ने एक्नॉलेज इस्लाम आपने सुनी है वो वीडियो? पहला मैंने वो पूरी वीडियो सुनी, पूरी वीडियो। अच्छा वीडियो, अगर वो भाई साहब ने पूरी वीडियो सुनी तो वीडियो का कैप्शन क्या है भाई साहब? आप मुफ्ती साहब आपने बताइएगा, उनको बताने दीजिए। नहीं आप उनको बताने दीजिए। ओके जी बताइए तो भाई साहब आप। हाँ बताइए कि वो वीडियो का कैप्शन क्या है? कैप्शन पूछ रहे हैं कि टाइटल क्या यार, मुझे वो इंग्लिश आती है नहीं। दिन में कैप्शन या टाइटल कुछ भी बता दीजिए ना। दिन में एक बंदा कई सौ वीडियो अगर देखे तो वीडियो का कैप्शन किसी को याद नहीं रहता, लेकिन वो वीडियो मिलियंस ऑफ लोग देख चुके हैं। और आप अगर डालेंगे यूट्यूब के ऊपर के जॉर्डन पीटरसन विद नेतन्याहू, वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी। वो तो लाखों लोग देख चुके भाई। मैं इनके साथ थोड़ा सा 2 मिनट के लिए गुफ्तगू ये करना चाहता था। विकास साहब, आपने जो आप अगर अभी आए, आपने इजराइल पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट पे बात शुरू की, तो सबसे पहले आपने अभी बताया कि मैं पैलेस्टीनियंस के साथ हूं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आपकी क्लेम पर। जब आप आए ना, आपने क्लेम किया कि पैलेस्टीनियंस ने ज्यूज को सारा लैंड बेच दिया था। तो पहली बात, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। अगर आप गूगल पे भी जाके देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं, लेकिन 50% तक भी पूरा पैलेस्टाइन जो है ना वो ज्यूज को नहीं बेचा गया था। पॉइंट नंबर 1 हो गया कंप्लीट उसका। इस पे आगे बहस नहीं करते सर। एक करके सर, आपका जो पॉइंट नंबर 1 है, तो आपको ये भी जानकारी मैं दे दूं कि 1948 का जो पैलेस्टीन था वो आज का, सॉरी इजराइल था, वो आज का अपने पार्ट का वो 40% भी नहीं था। पता है आपको? हाँ मुझे पता है ना। तो जितना लैंड था उनका उतना मिला आपको। बस आप ही के तर्क पे बात कर रहा हूँ मैं, आप ही के लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। आगे आ रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं उससे आगे। हाँ आगे आइए। ओके, एक करके। पहली बात आप दूसरी बात कर रहे हैं जो वो आपका जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 1948 में उसका बंटवारा हुआ, वो उस बेसिस पे नहीं हुआ कि लैंड उनको कितना करता था। पहली बात ये, हाँ बिल्कुल, ये मुफ्ती साहब आपने लाया, अच्छा किया। इस पे भी आता हूँ। इसको 1 मिनट जरा इसको मैं पढ़ लूं, फिर उसके बाद आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। एक्नॉलेज इस्लाम साहब, ये भाई यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट है, ये हमने खुद नहीं बनाई है। इसमें देखें क्या लिखा है। द नकबा, which means catastrophe in Arabic, refers to the mass displacement and dispossession of Palestinians during the 1948 Arab-Israeli war. अच्छा, before the Nakba, ये important है, before the Nakba, Palestine was a multi-ethnic and multicultural society. नकबा से पहले, 1948 से पहले सब मिलजुल कर रहते थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे। However, the conflict between Arabs and Jews intensified in the 1930s with the increase of Jewish immigration. कौन बाहर से आया? Jews आए, Jewish immigration. तो अब अच्छा, driven by persecution in Europe, और उनको पर जुल्म किसने किया? यूरोपियन ने किया। तो यूरोपियन ने जुल्म का जो उनको इनाम दिया कि भाई चलो ठीक है, हमने तुमको लाखों में निपटा दिया, अब तुम्हें हम जमीन देंगे। कहां? मुसलमानों के घर में। भाई तुम्हें जमीन देनी थी तो जर्मनी में देते, अमेरिका में देते। तो मुफ्ती साहब ये यूनाइटेड नेशन यहाँ पे रुकना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। रुक जाइए, यहाँ पे आपका हिस्ट्री ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। होल्ड ऑन। एक्नॉलेज इस्लाम साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। नहीं आपका इस बात पे हम पहले कर लो कि आपका हिस्ट्री यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कर लीजिएगा पहले जरा उनकी बात कर लीजिए जी। अच्छा, अब हम आते हैं आज के सिनेरियो पर। इस वक्त 56 की 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं जी। ऑलमोस्ट सारी की सारी पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब बोलते हैं। एक भी ऐसी मुस्लिम कंट्री नहीं है जो ये कहती है कि यार हमें आज के जमाने में कि हमें इसराइल की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानना। हम पता क्या कहते हैं, क्योंकि सारी मुस्लिम कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस में सिग्नेटरी हैं उनके, हम उनके रेजोल्यूशंस को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हम भी उन्हीं की, मतलब वेस्ट कहता है यार यूएन को मानो, जेनेवा कन्वेंशन को मानो, हम कहते हैं सौ बिस्मिल्लाह मानते हैं।
तो हमारी डिमांड ये है, यहाँ तक कि हमास जो एक एक्सट्रीम पे गया था 1980s में जब वो बना कि हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसके बाद 2015 या 17 में उन्होंने यहीं से बोल दिया कि भाई हम भी 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस प्री 1967 बॉर्डर्स पर हम एक 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। लेकिन इसराइल है जो नहीं मानता, जो इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट खड़ा है। सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये पॉइंट पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा सर, ये पॉइंट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं 1967 वॉर पे। 1967 वॉर 13 अरबिक कंट्री मिलके अटैक किया एक इजराइल पे। अगर वो जितने वार हुआ, एक भी वार अगर इजराइल हार गया होता ना, तो आज उसका कोई भी वजूद नहीं होता। उसके पास वही होता जो हिटलर ने उनके साथ किया 1940 में, ठीक है। दूसरा चीज है, आज वो लोग जिंदा है सिर्फ अपने वजूद को लड़ने के लिए। आपने 1948 में अटैक किया, उसके बाद जितने भी अरबिक कंट्री है, इजिप्ट वगैरह से लेके हर कोई 1967 में फिर एक बार 13 कंट्री मिलकर उस पर अटैक किया। इससे क्या साबित होता है सर? वो अपना वजूद का लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, एक मिनट, अपने वजूद की जो लड़ाई लड़ रहा है, अपने वजूद की लड़ाई उसको हिटलर के खिलाफ लड़नी चाहिए थी ना, उसने क्यों नहीं लड़ी? सर जेरूसलम, हाँ, आपको भी पता है, दुनिया जानती है, हाँ, कि जेरूसलम जो है ज्यूस, हाँ, का सबसे पहला, जब ईसाइयत भी नहीं आया था ना, अच्छा, जब क्रिश्चियनिटी भी नहीं आया था, उस समय जेरूसलम उनका। होल्ड ऑन, तो ज्यूज आए कहां से, आपको पता है कुछ? ज्यूज आए कहां से? ज्यूज अरब कंट्री के पार्ट होते हैं। आए कहां से सबसे पहले हिस्ट्री में ज्यूज, मतलब उनकी इब्तिदा कहां से हुई? सर अरब कंट्री में थे। आप तो बनु कुरैजा ये सब का नाम तो आप ही बता रहे थे अभी थोड़ा देर पहले। आपको कुछ पता भी है कि यहूदियों का आगाज कहां से हुआ है? देखें, यहूदियों के 12 कबीले, आपको पता है? मैं बता देता हूं आपको हिस्ट्री मुख्तसर। यहूदियों के 12 कबीले हैं, आपको पता है 12 है? ठीक है, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। नहीं पता, बताइए ना आप। हाँ बोलते यार, बोलिए ना। हाँ, नहीं पता है आपको। 12 ट्राइब्स हैं, और ये 12 ट्राइब्स 12 लड़कों के हैं जो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के थे। ये पता है। अच्छा, हजरत याकूब बेटे हैं, जिनका दूसरा नाम इजराइल है, वो हजरत याकूब है। हजरत याकूब के वालिद का नाम है हजरत इसहाक। हजरत इसहाक के वालिद का नाम है हजरत इब्राहिम। अच्छा, हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक हजरत इस्माइल और एक हजरत इसहाक। अच्छा, हजरत इब्राहिम ने अपनी वाइफ के साथ हिजरत की थी, कहां से? मेसोपोटामिया से, और इस इलाके में आए थे जहां पर आज जेरूसलम है। ठीक है, यहां पर असल पहले से कनानी जो बाशिंदे हैं वो पहले से आबाद थे। आज जो फलस्तीनी हैं वो दरअसल उन्हीं कनानीयीन की औलाद हैं। अब मैं ये कहता हूं कि भाई, अगर आपके होल्ड ऑन, अगर आपको इलाका क्लेम ही करना है कि हमें अपने अब्बा का इलाका चाहिए, तो फिर मेसोपोटामिया जाओ ना, जहां से आए थे। सर पहला बात तो ये, अगर हिस्ट्री पे बात किया जाए तो हिस्ट्री इब्राहिम का तो आपके पास नहीं है ना, दुनिया में किसी के पास होगा। भाई, तो हिस्ट्री से तो अकीदा पे बात हो रहा है। आपको ये कैसे पता चला कि जेरूसलम जो है वो सबसे पहली उनकी कैपिटल है? आपको सर मैं बता रहा हूँ ना। सर एक बात, अगर आप एक एक करके अगर मैं पूछूं, अगर हम पूछूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं 1800 BC। अगर मैं ये पूछूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म कब हुआ था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जन्म कब हुआ था, तो किसी को नहीं पता है। ये इररिलेवेंट इसलिए है, ये इररिलेवेंट। नहीं रुक जाइए, अब आपने एक सवाल किया, इररिलेवेंट बता देता हूं क्यों है। चूंकि आप फरीक नहीं है इस पूरे मुद्दे में, मुसलमान और यहूदियों का ये मुद्दा है। आप तो बाहर बैठे हुए स्टेडियम में। होल्ड ऑन, एकदम बाहर है, एकदम बाहर है ना। अब देखिए, अब जो दोनों मजहब वाले हैं, इस्लाम और यहूदियत, इन दोनों का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के होने पर इत्तिफाक है। कोई ये नहीं कहता कि हजरत इब्राहिम थे या नहीं थे। तो अब आपका ये सवाल कि हजरत इब्राहिम कब पैदा हुए थे, ये इररिलेवेंट हो गया। ये रेलेवेंट होता जब हजरत इब्राहिम के वजूद का यहूदी इनकार कर रहे होते, ये कह रहे होते कि नहीं हजरत इब्राहिम तो थे ही नहीं। मुफ्ती साहब, मेरा वो टॉपिक ही नहीं है, आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं। मैं आपको वापस लेकर आता हूं, चूंकि आपको पता है आपकी हिस्ट्री बहुत कमजोर है। होल्ड ऑन, नहीं भाई थोड़ा सुकून सुनिए विकास साहब, थोड़ा ना। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन ये पास किया कि इजराइल जो गज्जा के ऊपर अंधाधुंध बमबारी कर रहा है, ये गलत है। ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों के ऊपर फौरी तौर पर बमबारी रुकनी चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं? एकदम। इंडिया ने एब्सेंस क्यों दिखाया, क्यों वोट नहीं दिया? एब्सेंस दिखाया
इंडिया उस वोटिंग में शामिल नहीं था भाई। सर इंडिया सबसे पहले इजराइल के ऊपर जो हमास का अटैक था, एक मिनट, अरे इंडिया ने, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इंडिया ने मुझे बोलने दीजिएगा। परसों इलेक्शन में हिस्सा नहीं किया। परसों क्या हुआ था सर, परसों क्या हुआ था, मैं पूरा बात बता रहा हूँ, आप आधा बात बता के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब हमास ने इजराइल के